हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, लगातार एजुकेशनल कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मॉडल पेपर लेके आए हुए हैं। 16 नंबर का मॉडल पेपर है। पहले 15 मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस की बहुत ही विशद तरीके से प्रैक्टिस आपकी हो रही है। भले ही परीक्षा आज की डेट पे स्थगित हो गई है, लेकिन आपको प्रिपरेशन लगातार उसी अंदाज में करते रहना है। आपका इंटरेस्ट तनिक भी खत्म नहीं होना चाहिए। आपका जो इंक्लिनेशन है वो भंग नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप ज़िंदगी भर पछताएंगे। इसमें पूरी की पूरी 100% श्योरिटी है। तो चलिए दोस्तों, उसी प्रेशर, उसी उमंग, जोश, उत्साह के साथ इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो साइंस के होंगे और इसके बाद एसएसटी के होंगे, एनवायरनमेंट के होंगे। हर तरह का मिक्सर डोज होगा। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? होम रूल लीग आंदोलन की अगर बात करें तो इसके संस्थापक जो ये एनी बेसेंट थे। ठीक है, एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा मैं कलर इसको डाउन कर लेता हूँ। चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसने की थी? सर ए.ओ. ह्यूम ने। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मानते हैं, इसी की स्थापना जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन। आज़ादी के बाद भारत में कौन सा गवर्नर जनरल बना था? तो आज़ादी के बाद अगर देखें तो भारत का गवर्नर जनरल लुइस माउंटबेटन या लॉर्ड माउंटबेटन बना था। जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें आज़ादी के बाद तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, वो थे। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग कर दी गई थी? राय बहादुर, राय साहब, हिंद केसरी या केसर ए हिंद? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार छप्पर फाड़ तरीके से आया है। गांधी जी को ब्रिटिशों ने कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी, जिसको गांधी जी ने फिर बाद में वापस कर दिया था। ठीक है, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सही जवाब दें मन में। क्या होगा? 1882, 1910, 1801, 1810? तो सही जवाब यहाँ पर दोस्तों आपको डिस्प्ले करते हैं। ए ऑप्शन है 1882। कब हुआ था हंटर विलियम हंटर समिति का गठन? 1882 ईस्वी में। देखिए, भारतीय शिक्षा में विलियम हंटर का बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा या आधुनिक जो भी शिक्षा है उसके दृष्टिकोण से यहाँ पर हंटर ने अच्छे काम किए थे। भले ही इन्होंने बुरे मतलब इनके टारगेट्स रहे हों, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें क्या होती हैं, बुराई में भी या गलत इरादों से भी किए गए काम कभी कभी अच्छे हो जाते हैं दूसरों के लिए। तो कुल मिलाकर इन्होंने सरकारी नौकर पालने चाहे थे जो इनके गुलाम हों, रक्त से तो भारतीय हों लेकिन मानसिकता उनकी अंग्रेज़ों वाली थी। इस वजह से ये लोग चाहते थे कि ऐसे लोग तैयार किए जाएं, लेकिन जो दूरगामी परिणाम रहा वो बढ़िया रहा। 1882 ईस्वी में विलियम हंटर समिति का गठन हुआ था भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करने होती। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा कैसा राज्य बन गया था? भारतीय या पुर्तगाली की, डच की, ब्रिटिश? सही जवाब इसका डिस्प्ले करते हैं। बी ऑप्शन पुर्तगाली। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा कैसा राज्य बना? पुर्तगाली राज्य बना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत के अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित है? सरल या जुगनू या मंगलयान या अनुसैट? सही जवाब दीजिएगा। भारत के अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित है। आंसर डिस्प्ले करते हैं यहाँ पर। सी ऑप्शन करेक्ट है, मंगलयान। ठीक है, कौन सा? मंगलयान। अगला है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या हिमालय?
सही जवाब यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है, अरावली। हिमालय नहीं है, ठीक है। अरावली क्या है? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन है, उल्लर झील। कौन सी? उल्लर झील है जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है एशिया की। चलिए, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? 2 नदियों का, गंगा जमुना का, कि 3 नदियों का, गंगा जमुना सरस्वती, कि 4 नदियों या 5 नदियों का? तो बहुत हलवा सा क्वेश्चन है। 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती का। सरस्वती अदृश्य रहती है। चलिए, अलमाटी बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट है, अलमाटी बांध जल विद्युत परियोजना। यहाँ पर जितने भी शेर शेरनियाँ हैं सही जवाब दें कमेंट बॉक्स में। कृष्णा नदी पर है, यमुना नदी पर, कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर? सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, डिस्प्ले करते हैं, ए ऑप्शन, कृष्णा नदी। अलमाटी बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? भूमि विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, डॉक्सोलॉजी या पारिस्थितिकी? मृदा के अध्ययन के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? सॉइल का जो अध्ययन है वो यहाँ पे किया जाएगा, तो ये भूमि विज्ञान आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? राई की, गेहूं की, मक्का की, चावल की? भारत में बताइएगा सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? आसान सा क्वेश्चन है लेकिन परेशान करेगा आपको। सही आंसर डिस्प्ले करते हैं, डी ऑप्शन है, चावल। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की जाती है? चावल की। क्योंकि चावल की या धान की जो डलिया है वो छत्तीसगढ़ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा चावल होता है। फिर है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में या नागालैंड में? सही जवाब जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वही है, असम में एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र स्थित है, असम। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए अगला डिस्प्ले करते हैं क्वेश्चन। मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है? वायु यातायात, सड़क यातायात, पानी यातायात या रेल यातायात? मिशन रफ्तार, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। रफ्तार की बात होगी तो वो रेल होगी। ठीक है, मोदी जी एकदम बहुत तेज़ रफ्तार लाना चाहते हैं रेल में, समझ सकते हैं आप लोग। तो ये मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है? रेल यातायात से। चलिए, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका भित्त, केंद्रक या केंद्र या माइटोकॉन्ड्रिया या संपूर्ण कोशिका? जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस? ये माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या? यहाँ पर कुल मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 यहाँ पर मेल फीमेल के गुणसूत्र होते हैं और यहाँ पर 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। कुल मिलाकर 46 हो जाते हैं। ठीक है, 23 दूना 46, तो 46 गुणसूत्र होंगे लेकिन 23 पेयर बनेंगे। वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? हलवा सा क्वेश्चन है, फटाफट जवाब देना। यहाँ पर मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? कंकाल में, तंत्रिका में, संयोजी में कि जनन में? जन्म के बाद मानव के इस टिश्यू में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बी क्वेश्चन, बी ऑप्शन सॉरी। तंत्रिका जो तंत्र होता है उसमें कोई भी तंत्रिका ऊतक में कोई भी कोशिका का विभाजन नहीं होता जीवन पर्यंत। ठीक है, नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क जिम्मेदार होता है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए,
शरीर के संतुलन के लिए, उपर्युक्त तीनों के लिए। नायाब सा क्वेश्चन है, मस्तिष्क सभी के लिए जिम्मेदार होता है, सोचने के लिए भी, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी, शरीर के संतुलन के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? गर्भाशय में होती है कि अंडवाहिनी में होती है कि अंड ग्रंथि में होती है कि योनि मार्ग में? वजाइना, यूटेरस, ओविडक्ट या ओवरी? इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन और मालूम होना चाहिए। निषेचन जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है दोस्तों, वो आपकी अंडवाहिनी ओविडक्ट में होती है, ना कि ओवरी में। ठीक है, ओविडक्ट अंडवाहिनी में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फिर है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक कितना होता है? सिस्टोल होता है 120 और डायस्टोल होता है 80, तभी 120 से 80 mmHg ये होता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? लोहा है, सोडियम है, ऑक्सीजन है या आयोडीन है? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? यूरिक एसिड, पायरुविक एसिड, बेंजोइक एसिड, लैक्टिक एसिड। देखिए, पेशियों में जो थकान होता है, गठिया उठिया हो जाता है, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है, लैक्टिक एसिड। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है 60 बार, 78 बार, 120 बार, 72 बार। तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है। सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना दोस्तों। जनरल साइंस के हलवा क्वेश्चन है और अक्सर यही क्वेश्चन आपके 1 नंबर झोली से गायब हो जाते हैं। तो स्वस्थ जो मनुष्य की या सामान्य आँखों की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला लेते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज क्या है? सोडियम है, गंधक है या पोटेशियम है या लोहा है? इम्पॉर्टेंट है, आराम से बताना, अदरवाइज गड़बड़ा जाओगे। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है पोटेशियम। कौन? पोटेशियम। आपने लोहा सोचा होगा, नहीं भाई, कब तक लोहे का रॉड घुसाड़ोगे निकालोगे? यहाँ पर दोस्तों पोटेशियम होगा। क्या होगा? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज पोटेशियम। फिर है सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा में सुई चुभाओगे तो दर्द नहीं होगा, कि मस्तिष्क में चुभाओगे कि नहीं होगा, या हृदय नेत्र में या नेत्र में? 4 ऑप्शन। दर्द हर जगह महसूस होगा ऐसा लग रहा है, लेकिन सुई चुभाने पर एक ऐसा अंग है जहाँ पर कोई दर्द महसूस नहीं होगा, और वो दर्द महसूस ना करने वाला अंग है मस्तिष्क। सुई चुभाने पर किस अंग में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? मस्तिष्क कोई दर्द महसूस नहीं करेगा अगर सुई चुभाओगे तो। चलिए, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इम्पोर्टेंट है, एड्रीनल है, थायराइड है, अग्नाशय है कि पिट्यूटरी है? कई बार मैंने बताया है, ये यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी। फिर है गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाते हैं? गाय भैंस का दूध अगर नहीं उतरता है तो उनके थनों में सोमैट्रोट्रोपिन लगाते हैं कि ऑक्सीटोसिन लगाते हैं कि इंटरफेरॉन लगाते हैं कि इंसुलिन लगाते हैं? दोस्तों प्रचलित क्वेश्चन है, प्रचलित जवाब है, ऑक्सीटोसिन यहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? गुर्दे द्वारा, हृदय द्वारा, यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा? इंसुलिन हार्मोन अगर श्रावण की बात करें दोस्तों तो ये अग्नाशय द्वारा, इंसुलिन हार्मोन इस अंग द्वारा दावित होता है। इंसुलिन हार्मोन दावित होता है।
मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैनक्रियाज में, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय में। अधिकांश भाग, पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। ठीक है दोस्तों। डायलिसिस का संबंध किस अंग से है? हृदय की डायलिसिस सुनी है कभी? वृक्क में या यकृत में कि फुफ्फुस की? तो ये जो किडनी होता है, किडनी, इसकी डायलिसिस हुआ करती है, वृक्क की। ठीक है, किसकी डायलिसिस होती है? वृक्क की। अगला है, RH कारक का नाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कपि से, मानव से, बंदर से, चूहे से। RH फैक्टर, तो ये दोस्तों बंदर से संबंधित है, मंकी से। ठीक है। अगला है, सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो O ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, जबकि AB क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, चांदी, सोना, लोहा। तो हीमोग्लोबिन ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर लोहा होता है। ठीक है, कहेंगे आयरन की कमी हो गई। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु को नष्ट करना, रक्ताल्पता को रोकना, लौह का उपयोग। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। ए ऑप्शन करेक्ट है। रक्त का पीएच कितना होता है दोस्तों? 5, 6.4, 7.4, 7.4। यूरिन का पीएच कितना होता है? 7.4। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विटामिन्स क्या होते हैं? ये कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी जल में हैं, बाकी ए, डी, ई के क्या हैं? वसा में। तो जल में घुलनशील विटामिन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, विटामिन सी। बी सी, बी सी, बी सी क्या है? जल में घुलनशील है। ए, डी, ई के। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? अगर बात करें दोस्तों तो रिकेट्स, बेरीबेरी, ऑस्टियोपोरोसिस या पेलाग्रा बहुत ही असामान्य से रोग हैं। और सबसे अगर महत्वपूर्ण बात करें तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। बी की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, ये सारे रोग की लिस्ट है। चलिए अगला लेते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में, गेहूं में। बात करें तो प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, साइनोकोबालामिन, ये किसका नाम है? विटामिन सी का केमिकल नेम है, या विटामिन B2 का, B6 का, या B12 का? तो साइनोकोबालामिन की बात करें दोस्तों तो विटामिन B12 का ये केमिकल नेम है। वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम जो भी करें। फिर है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होना केसीन है, लैक्टोज है, कि केसीन के साथ साथ कैरोटीन है, कि लैक्टोज के साथ साथ ब्यूटरिक एसिड है? तो गाय के दूध का हल्का पीला रंग अगर पूछेगा तो कैरोटीन है। अगर हल्का पीला सफ़ेद पूछेगा तो कैरोटीन के साथ साथ केसीन, तो केसीन के साथ साथ कैरोटीन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? अब समझें इसको। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और स्कर्वी विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवले में। तो आंवला यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंजाइम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
एंजाइम मोस्टली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। दूध में विद्यमान सैकराइड कौन सा है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है या सेलोबायोस है। तो दूध में लैक्टोज होता है। कौन सा सैकराइड होता है, लैक्टोज। फिर है बाल एवं ऊन में, जो बाल कहें या ऊन कहें में सामान्यतः पाए जाने वाली प्रोटीन क्या है, किरेटिन है, कैरोटीन नहीं है, समझिएगा, किरेटिन, जेलाइटिन, कोलेजन या ग्लूटेन। तो बाल या ऊन में यहाँ सामान्यतः किरेटिन प्रोटीन पाई जाती है, भेड़ ओड़ की ऊन। फिर है ऊंट अपने कूबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है, जल के संग्रह के लिए, वसा के संग्रह के लिए या मरुस्थल की बालू में चलते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, तापमान के नियमन के लिए। तो जो हम्प होता है ऊंट का कूबड़, वो स्पेशली काम आता है वसा के संग्रह के लिए। एक प्रकार से भोजन की फैक्ट्री है, फूड फैक्ट्री है इनका हम्प। उसमें वसा एकत्रित होती है और उसी से एनर्जी लेते रहते हैं ऊंट वगैरह, ठीक है। तो वसा के संग्रह के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आउट ऑफ 50 में कितने आपने सही किए हैं, 40 आउट ऑफ 50 कि 50 आउट ऑफ 50 कि 35 आउट ऑफ 50। 35 भी अगर आपका है तो मैं मानूंगा प्रिपरेशन अच्छी है। अगर 35 से कम है तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी कमज़ोर है और आपको बढ़िया से और भी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो सेशन को एंड करेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।